हेलो नमस्कार, आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम पशुओं के रोग पढ़ रहे थे, उन्हीं को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक जो बैक्टीरिया से जनित और जो वायरस जनित रोग है उनको पढ़ चुके हैं हम, और आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें हमने देखा था कौन कौन से रोग है इसमें, जैसे टिक फीवर है। इस प्रकार से प्रोटोजोआ के अंदर सर्रा डिजीज़ है जो आपके ऊँट में होती है, स्पेशली ना सर्रा डिजीज़ ऊँट की फेमस है। इसको हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शुरू करते हैं टिक फीवर। कौन सा है हमारा फर्स्ट जो है वो है टिक फीवर। टिक फीवर के बारे में पढ़ते हैं। टिक फीवर सबसे पहले ये इसका रोग कारक अगर देखें हम किससे होता है तो बेविसिया बाइजेमिना। इसका रोग कारक आपको याद रखना है, ये किससे होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद इसका रोग कारक अगर हम बात करें तो बेविसिया बाइजेमिना होता है। उसके बाद अगर इसका रोग वाहक की बात करें तो चीचड़ी जो होती है, जैसे इसका नाम है चीचड़ी या टिक जिसको बोलते हैं, वो इसकी रोग वाहक होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पशुओं में जो चीचड़ी लगती है वो इस रोग को फैलाती है, एक पशु से दूसरे पशु में जो फैलाने के वाहक का काम करती है वो चीचड़ी करती है। इसमें क्या होता है कि इस रोग में जो पशु होता है उसमें जब परजीवियों की संख्या जब बढ़ जाती है तो वो क्या है, जो रक्त का जो हीमोग्लोबिन जो रक्त को तोड़ता है, हीमोग्लोबिन टुकड़ों में टूट जाता है। इससे क्या होता है कि जो पशु का जो मूत्र होता है वो रक्त मतलब रक्त मिला हुआ मूत्र पशु को होता है, निकलता है। इस प्रकार से इस रोग में जो खून से संबंधित है और खून के ये हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, और इससे पशु का जो खून है उसमें रक्त रंजित खून निकलता है। इसमें हम बात करें अगर इसके नामों की, सबसे पहले नाम आपको ध्यान में रखने सारे है ना। जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रक्त मूत्र वाला रोग है ना, वो नाम से ही पता चल रहा है रक्त मूत्र रोग है ये, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नेम है इसका टेक्सास फीवर, और क्या बोलते हैं इसको, टेक्सास फीवर भी बोलते हैं। और किलनी यानी चीचड़ी को किलनी बोला जाता है, तो किलनी रोग भी इसको बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोग कारक की। जैसे हमने बात की, क्या नाम है रोग कारक का, बेविसिया बाइजेमिना। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका यही है कि किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। अगर नाम पूछे तो वो फिर आपको ये याद रखना है, क्या नाम है, बेविसिया बाइजेमिना इसका नाम है। और कभी कभी अगर रोग वाहक पूछ ले तो ये आपको वैसे भी याद है, इसके नाम से है ना। चीचड़ी ज्वर है तो चीचड़ी ही इसका क्या है, रोग वाहक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसमें अधिक होता है, गायों और भैंसों में जो आर्द्रता वाले क्षेत्र है वहां पे ये रोग अधिक होता है। उसके बाद जैसे हमने बात की, जब परजीवियों की वृद्धि होती है तो रक्त कण टूटते हैं और हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, तो क्या होता है कि जो मूत्र होता है वो क्या रक्त मिला हुआ मूत्र इसमें निकलता है। ये आप देख सकते हैं, ये है टिक, है ना, जो चीचड़ी जो हम कहते हैं ये चीचड़ी है, ये ही इस रोग को फैलाने का काम करती है ना। परजीवी है उनको फैलाने का काम अगर पूछा जाए तो कौन करती है, ये चीचड़ी होती है। वो एक पशु से दूसरे पशु में फैला देती है इस रोग को, और इसमें क्या होता है, पशु को तीव्र ज्वर होता है। उसके बाद अगर हम रोकथाम की बात करें तो किलनियों को नष्ट करना चाहिए। इसके लिए क्या यूज़ करें ये ध्यान में रखना थोड़ा, जो पेस्टोबान नाम का आता है ना, पेस्टोबान से इसको नष्ट किया जाता है किलनियों को। अगर किलनियों को आप नष्ट करोगे तो रोग अपने आप ही ये कंट्रोल में होगा ना। किलनियों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है इस रोग के अंदर। बाह्य परजीवी को मारने के लिए हम साइपरमेथ्रिन भी यूज़ कर सकते हैं ना, साइपरमेथ्रिन 2% गोल। अब इसमें याद करने वाला थोड़ा देख लेते हैं, हमें ना रिपीट कर लेते हैं थोड़ा। ये नाम आपको वैसे रक्त मूत्र देखो याद रह जाएगा ना, इसमें अगर रक्त मूत्र रोग याद रह गया तो आपको इसके लक्षण भी याद हो जाएंगे कि इसमें क्या होता है ना। और टेक्सास फीवर भी बोलते हैं और किलनी रोग भी बोलते हैं। उसके बाद आप बात करें इसके रोग कारक की, तो ये आपको याद रखना है ना, तो आपको अच्छे से याद रखना है, बेविसिया बाइजेमिना होता है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं साथ में। उसके बाद रोग वाहक की हमने बात की, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, है ना, नाम भी इसका चीचड़ी ज्वर है, और जो चीचड़ी के नाम से इसका रोग वाहक है, इसीलिए इसका नाम चीचड़ी ज्वर है। उसके बाद ये गायों और भैंसों में आर्द्रता वाले स्थानों पे फैलता है। और बाकी हमने जो बात की वही हीमोग्लोबिन का ध्यान रखना थोड़ा, भाई खून को ये तोड़ता है टुकड़ों में तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, और जो वो मूत्र जो उत्सर्जित करते हैं पशु उसमें खून आता है। बस थोड़ा मेन यही इसका है कि जो मूत्र विसर्जित करते हैं उसमें खून मिला हुआ आता है और तीव्र ज्वर हो जाता है, किलनियों को नष्ट किया जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्रा डिजीज। सर्रा डिजीज है, ये किससे संबंधित, सबसे किसका प्रमुख रोग है। अगर आपसे पूछा जाए सर्रा डिजीज है वो मुख्यतः किस पशु का रोग है, तो इसमें आपको ऊंट याद रखना है ना। ऊंट मुख्य रूप से किसमें होता है, ऊंट की प्रमुख बीमारी है।
इसको क्या बोला जाता है? तीवर्षा भी बोलते हैं, ट्रिपेनोसोमिया भी बोलते हैं। अब तीवर्षा इसको क्यों बोला जाता है? तीवर्षा इसलिए बोला जाता है कि ये जो रोग है लंबे टाइम तक चलता है ना, लगभग 2-3 वर्षों तक आप बोल सकते हैं। लंबे टाइम तक ये रोग चलने के कारण ही इसको क्या नाम दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट नाम इसका क्या है? तीवर्षा है ना। ये लंबे टाइम तक 3 वर्षों तक लगभग चलता है, इसीलिए इसको तीवर्षा बोला जाता है। नेक्स्ट है गलतियाँ। गलतियाँ क्यों? क्योंकि ऊँट कमज़ोर हो जाता है, इसमें इतने टाइम तक वो बीमार रहता है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? गलतियाँ भी बोला जाता है। और इसके बाद बोलते हैं ट्रिपेनोसेमिया। ट्रिपेनोसेमिया इसका नाम भी जैसे ट्रिपेनोसेमिया इसको बोलते हैं, तो इसका जो रोग कारक है वो भी क्या है आपका? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई है ना। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई इसका रोग कारक है, और इसी को रोग को नाम दे दिया है ट्रिपेनोसेमिया। जो आपको याद होना चाहिए, कभी कभी क्या सर्रा नहीं देके और डायरेक्ट ट्रिपेनोसोमिया भी दे दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसी को ट्रिपेनोसोमिया बोलते हैं। और इसका जो रोग कारक है वो क्या है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई इसका रोग कारक है। उसके बाद इसको सड़ा भी बोलते हैं ना, बिल्कुल ऊँट कमज़ोर हो जाता है। इसमें लक्षण अगर आप देखें तो ऊँट एक तो उसमें मतलब कभी कभी बुखार, हल्का हल्का बुखार वगैरह आता है। एक इसमें जो देखा जाए ऊँट कमज़ोर हो जाता है बिल्कुल, और जो इसके पैर है वो यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से सल पड़ जाता है पूरा ना, या नाली की तरह लगता है, इस प्रकार से हो जाता है। 3 वर्षों तक लगभग ऊँट बीमार रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यह चलती है। और इसके रोगवाहक अगर आपसे पूछ लिया जाए, रोगवाहक भी आपको याद रखना है ना, कौन फैलाता है इसको? गोबख्शी मक्खी। गोबख्शी मक्खी का नाम आपको याद रहना चाहिए, स्पेशली पूछ लेते हैं कभी कभार है ना ये गोबख्शी मक्खी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेटाबॉलिक डिजीजेज होती है उनके बारे में। मेटाबॉलिक डिजीजेज यानी मेटाबॉलिक सिस्टम के कारण या फिर जो किसी की कमी के कारण होती है, उन डिजीजेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं दुग्ध ज्वर, जिसको क्या बोला जाता है? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर है, ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है ना। मिल्क फीवर है वो कैल्शियम की कमी से होता है। अब इसका नाम है मिल्क फीवर, लेकिन इसमें फीवर नहीं आता है। ये जो रोग है मिल्क फीवर, इसमें फीवर नहीं आता है। इसमें जो पशु का नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है ना। पशु का नाम से आपको ये नहीं करना है कि लक्षण की फीवर आ जाता है, ये हो जाता है। वो जो दुग्ध ज्वर है उसमें पशु को फीवर ना आके और उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम की कमी से है ना, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। किसकी वजह से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। जब पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसमें दुग्ध ज्वर की समस्या हो जाती है। उसके नाम देखें तो आप प्रसवकालीन ज्वर इसको बोला जाता है ना, स्पेशली प्रसवकालीन ज्वर ही है, उसी टाइम ये ज़्यादा होता है, तो क्या बोला जाता है? इसको प्रसवकालीन ज्वर बोला जाता है। और कभी कभी इसको ये रक्त मूर्छा भी बोला जाता है ना, रक्त मूर्छा भी इसी का नाम है। दुग्ध ज्वर या रक्त मूर्छा इसी को बोला जाता है। स्पेशली किस में होता है? तो आप देखें गाय व भैंस में है ना। सर्वाधिक अगर आपसे पूछे कि भाई ये किस में होता है, तो सर्वाधिक जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु है या जो गाय भैंस है, उनके अंदर ये रोग सर्वाधिक पाया जाता है दुग्ध से। इसमें क्या है कि पशु थोड़ा सा मतलब कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा सुस्त सा रहने लगता है दुग्ध ज्वर में, कैल्शियम की कमी होने के कारण। और ये मेन लक्षण अगर आपसे पूछा जाए तो यही है ना, पशु गर्दन मोड़ कर रखता है। और मेन लक्षण इसका क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ इसका नाम देख के ये नहीं कि ज्वर आता है ना, दुग्ध ज्वर है या प्रसवकालीन ज्वर है तो ज्वर आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें होता है शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, ज्वर नहीं आता है, शारीरिक तापमान उल्टा कम हो जाता है इसमें ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हम बात करें तो 3 से 5 ब्यात में सर्वाधिक होता है ना, इस टाइम पशु दूध भी अधिक देता है। 3 से 5 जो ब्यात है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करते हैं ये रोग सबसे ज़्यादा कब होता है, तो 3 से 5 ब्यात के अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो इसके लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है ना। कैल्शियम की कमी है, वो नाम से आपको पता है इस रोग में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम ही देना पड़ेगा है ना। कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको ध्यान में वैसे रह जाएगी, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कीटोसिस की। कीटोसिस के अंदर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और वसीय जो अम्ल होते हैं उनके जो गड़बड़ी हो जाती है, जो अपने मेटाबॉलिक जो भी सिस्टम है उसका, उसमें गड़बड़ी हो जाती है इनके, तो इसी के कारण ये क्या होता है, कीटोसिस हो जाता है। और जो पशु का मूत्र है उसमें जो है कीटोस बॉडी इसमें पाई जाती है ना। ये जो रोग है इसमें क्या होता है, जो पशु का मूत्र है उसमें कीटोस बॉडी पाई जाती है। और मूत्र में अगर गंध की बात करें तो एसीटोन की गंध आती है उसमें है ना, मूत्र के अंदर। ये ध्यान में रखें आप, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और वसीय अम्ल के उपापचय में गड़बड़ होने से होता है, उपापचयी रोग है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना, कौन सा उपापचयी रोग है, कौन सा प्रोटोजोआ, कौन सा वायरस, ये सब ध्यान में रखना है थोड़ा। ये अधिक जो दूध देने वाले पशु हैं
उनमें होता है, स्पेशली किस में होता है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में। ये जैसे हमने बात की है, इस रोग से ग्रसित पशु के मूत्र में क्या होता है, कीटोज बॉडी होती है, कीटोज बॉडी उपस्थित होती है। उसके बाद लक्षण में देखो, पशु चारा तो खाता है लेकिन जो दाना और बाटा है वो कम खाता है। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें क्या, चारा तो खाएगा पशु, है ना, चारा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपन दाना या फिर जिसको हम कहते हैं बाटा, दाना और बाटा कभी कभी आपको पता हो तो पशु खाना बंद कर देते हैं ना। तो इसमें यही होता है कि जो पशु नॉर्मली चारा तो खाता है लेकिन जो दाना व बाटा है, दाना व बाटा पशु नहीं खाता है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखें कि पशु दाना और बाटा नहीं खाता है। उसके बाद हम बात करें पशु के पेशाब में, तो मैंने जैसे आपको बताया क्या होता है, एसीटोन की गंध आती है ना, कभी कभी पूछ ले तो किसकी गंध आती है, जो एसीटोन की जैसी गंध आती है वैसी इसके पेशाब में गंध आती है। उसके बाद लगभग 1 महीने में नॉर्मल है ये, मतलब 1 महीने में ठीक हो जाता है ना, नॉर्मल ये बीमारी ऐसे लगभग 1 महीने तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है पशु में ना, जनरली ठीक हो जाती है 1 महीने के बाद। उपचार में तो इसका क्या है, मुख्य रूप से ग्लूकोज है ना, मुख्य उपचार क्या है, ग्लूकोज। पशु के शरीर में क्या, ग्लूकोज की आपूर्ति अच्छे से होनी चाहिए ना, उसको ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है, या फिर आप जैसे गुड़ होता है ना, गुड़, तो पशु के काविंग से पहले या ब्याने से पहले उसको गुड़ खिलाया जाता है, जिससे भी ये रोग नहीं होता है ना। ग्लूकोज स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की आपूर्ति पशु में होनी चाहिए, है ना, ग्लूकोज की कमी नहीं होगी तो ये रोग नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पाइका या पीका की, कि आपने नाम भी सुना हुआ होगा कई बार, और कई बार पूछते भी है, ये जो है ना पीका या पाइका, जिसको अपन बोलते हैं पीका, यानी कि ये है ना पीका होता है ये, इसी को जो हिंदी में पाइका भी बोलते हैं अपन, है ना। तो ये किसकी कमी से होता है, पीका या पाइका, फॉस्फोरस की कमी से होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर लक्षण की बात करें तो जो पशु होते हैं वो ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए उनको, है ना, कुछ भी जैसे मिट्टी वगैरह या कुछ भी अजीब तरीके की चीज़ें वो खाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है, फॉस्फोरस की कमी होती है ना। जैसे इस प्रकार से पशु आपने कभी देखा होगा, है ना, कुछ भी खाने लग जाते हैं, जबकि पशु तो क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो भी मिला वो खाने लग गए। ये किसके कारण होता है, क्योंकि उनके शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है ना, फॉस्फोरस की आप देखें कमी हो जाती है इसी की वजह से, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं कई बार कि भाई किसकी कमी से होता है, तो फॉस्फोरस की कमी से होता है ये। और पशु जो अखाद्य पशु है उनको, अखाद्य पदार्थ है उनको खाना पसंद करते हैं ना, ज़्यादातर जो अखाद्य पदार्थ है उनको पशु खाते हैं। और उपचार की बात है तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, सादा नमक खिलाया जाता है पशु को ना, सादा नमक इसके उपचार के लिए अच्छा होता है, सादा नमक उसको खिलाना चाहिए पशु को, है ना। स्पेशली तो आपको ये पीका का ये चीज़ याद होनी चाहिए ना, फॉस्फोरस का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और नॉर्मली ये लक्षण थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, फॉस्फोरस की कमी है तो वो कुछ भी खाने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रास टेटेनी। ग्रास टेटेनी को हाइपोमैग्नीशिया भी बोला जाता है ना, इसका दूसरा नाम जो है हाइपोमैग्नीशिया है। लेकिन होता किसकी कमी से है, तो इसके अंदर जो ग्रास टेटेनी है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। मैग्नीशियम की कमी क्या, जो स्पेशली जो पशु चारा खाते हैं तो चारे में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है ना, तो चारा खाने वाले पशुओं में स्पेशली जो ये मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। ये रोग का नाम अगर बात करें तो क्या होता है, इसका नाम ग्रास टेटेनी। और जो रक्त होता है उसमें कितना, लगभग आप माने 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन जब इस बीमारी से पशु ग्रसित हो जाता है तो उसके अगर रक्त में आप देखें तो उसमें ओनली 0.5 तक होगा, है ना। जब ग्रसित पशु है उसमें सिर्फ 0.5 तक होता है ना। इसमें क्या है, 3 मिलीग्राम तो ये नॉर्मल है ना, ये तो पाया जाता है, लेकिन अगर ग्रसित हो पशु उसमें ये लेवल बहुत कम हो जाता है ना। ग्रसित पशु में 0.5 तक चला जाता है। ये जो लेवल है नॉर्मल रक्त में मैग्नीशियम का स्तर, नॉर्मल अगर बात करें हम तो नॉर्मल कितना होता है, 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। लेकिन जब पशु इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है तो उसमें 0.5 मिलीग्राम ही रह जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि शरीर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर अनुपात देखा जाए तो नॉर्मली शरीर में अनुपात होता है वो कितना होता है, 70:1 होता है ना। नॉर्मल पशु की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी में इसका जो कैल्शियम मैग्नीशियम है इसका अनुपात अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, 70:1 होता है। लेकिन अगर इस बीमारी से ग्रसित हो गया तो कितना हो जाएगा, 90:1 हो जाएगा यहाँ पे ना। ये है बीमारी से अगर पशु ग्रसित हो गया है तो उसमें 90:1 हो जाता है ना, 90:1। उसके बाद हम बात करते हैं, ये याद रखें आप थोड़ा, है ना, इसको, ये तो है नॉर्मल का, है ना,
नॉर्मल का है तो ये इतना है 70:1 है, और ये है अपना, ये बदल जाता है ना, ये आप ध्यान में, आपके इस बीमारी के हिसाब से ये ध्यान में ज़्यादा याद रहना चाहिए ना। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए 90:1। अगर आपसे पूछा जाए कि बाद में जो है अनुपात कितना रहता है तो 90:1 अगर हो गया है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पशु कौन सी बीमारी से ग्रसित है, ग्रास टेटनी से, है ना। ग्रास टेटनी से पशु ग्रसित है तो उसका कितना हो जाता है 90:1 हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आफरा की। आफरा जो मतलब जनरली आप सब लोग जानते हैं आफरा के बारे में ना। आफरा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आफरा नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है पशु के पेट में गैस भर जाती है, उसका पेट फूल जाता है। और ये किसके कारण होता है, वो अधिक हरा चारा वगैरह खा लेता है, इसके कारण क्या हो जाता है, उसका पेट फूल जाता है। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, आफरा बोला जाता है ना। आहार जनित बीमारी है, आपको पूछे कभी आहार जनित बीमारी में तो ये इंपॉर्टेंट बीमारी है ना। आहार जनित बीमारी में आफरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसके बारे में पूछा जाता है कभी कभी। और ये स्पेशली भाई किस कारण होता है, तो अधिक जब हरा चारा खा लेता है पशु, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आफरा हो जाता है, और उसके पेट में गैस भर जाती है ना, और पेट पूरा फूल जाता है, पशु बेचैन रहता है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, इसका पेट आपको दिख रहा होगा ना, इस साइड से रुमेन फूल जाता है पूरा, और इस प्रकार से इतना बड़ा दिखाई देता है ना। अपन को पशु को देख के ही पता चल जाता है कि इस पशु को आफरा हो गया है ना। घर पे बोल देते हैं, जैसे आपको पता होगा घर पे मम्मी पापा वगैरह देख के ही बोल देते हैं कि पशु को आफरा हो रहा है। पता कैसे चलता है, वही है कि इनका पेट फूल जाता है पूरा, है ना, इतना बड़ा पेट हो जाता है कि अपने आप ही हमको जो है देख के पता चल जाता है कि इस पशु में आफरा हो गया। उसके बाद हम बात करें आफरा का, अगर उपचार में देखें तो आप अपन ने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है ट्रोकार कैनुला या फिर ट्रोकर कैनुला, है ना। ट्रोकर कैनुला क्या होता है, वो एक ट्रोकार और कैनुला एक यंत्र होता है, उसको क्या किया जाता है, जो पशु होता है उसके पेट के वहाँ पे चुबा के, और उसमें से कैनुला के थ्रू जो उसमें गैस भर जाती है, उस गैस को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है ना। इसका यही है, ट्रोकार कैनुला जो होता है उससे इसकी हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे पशु रिलैक्स हो जाता है। के बाद ये नॉर्मल उपचार है, जो तारपीण और अलसी का तेल है ना, इसको भी कभी कभी यूज करते हैं। आफरा के अंदर पशु को क्या दिया जाता है, तारपीण एवं अलसी का तेल भी दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मुर्गियों के रोगों की, है ना। मुर्गियों में सबसे पहले हम बात करते हैं रानीखेत। अब रानीखेत के बारे में आपसे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि किससे होता है, ये वायरस से, है ना। ये वायरस का आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशली ऐसी चीजें पूछी जाती है ना, किसके द्वारा जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग है। अगर हम वायरस की बात करें तो कौन सा है, टार्टर फ्यूरेंस इसका वायरस होता है, रानीखेत का ना। स्पेशली ये मुर्गियों का रोग है, मुर्गियों में होता है ना ये जो है। और इसमें क्या होता है कि जो मुर्गी का जो तंत्रिका तंत्र या जो श्वसन तंत्र है ना, वो अधिक प्रभावित होता है। वो मुर्गियां जो है सांस लेने में भी हाँफने लगती है। आप ये याद रखें, इसका टार्टर फ्यूरेंस है ना, इसका नाम कई बार इसका पूछ लिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पोलीमिक्सो भी बोलते हैं ना, पोलीमिक्सो या फिर टार्टर फ्यूरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं, ये मुर्गियों का आपको पता है ना, ये रानीखेत है, वो मुर्गियों का जो है प्रमुख रोग माना जाता है। इसके बाद लक्षण की बात करें तो इसका मेन लक्षण क्या है, श्वसन अंग व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। इसमें पशु जो वो है, मुर्गियां जो है हाँफने लगती है, वो सांस लेने में कठिनाई होती है। और अगर हम बात करें पैरों व पंखों के बारे में तो क्या होता है, इसमें जो लकवा जैसी स्थिति होती है ना, वो इसमें कभी कभी देखी गई है ना। ये जो पैरों व पंखों में लकवा जैसी स्थिति भी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक किस में होता है, तो सर्वाधिक है वो चूजे ही प्रभावित होते हैं ना। इसके जो चूजे हैं वो ज़्यादा, होता सभी में है, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो चूजे हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उसके बाद रोकथाम में आप देखें क्या यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग करते हैं ना, टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग करते हैं। या फिर जो ये लसोटा या F1 स्ट्रेन, तो इसका टीका है लसोटा या F1 स्ट्रेन, दोनों इसी के नाम है। और एक होता है R2B, दो तरीके के इसमें टीके लगाए जाते हैं। जो फर्स्ट टीका है लसोटा और F1, ये कब लगाया जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे कब लगाया जाता है ना, तो इसका ध्यान रखें आपके जन्म के टाइम, यानी कि जब पक्षी एक दिन का होता है जन्म के टाइम पे, उस टाइम इसको लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षा कितने टाइम तक होती है इस टीके से, तो ये होती है आपके 15 सप्ताह, है ना। ये ध्यान में रखें थोड़ा, इससे 15 सप्ताह तक प्रतिरक्षा होती है। जबकि जो R2B है वो आजीवन के लिए प्रतिरक्षा होती है। उसमें R2B स्ट्रेन है, उसका नाम अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो क्या है, मुक्तेश्वरी बोलते हैं उसको, है ना, मुक्तेश्वरी भी बोला जाता है। R2B ना बोल के मुक्तेश्वरी बोल सकते हैं इसको ना, दोनों इसी के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर कब लगाया जाता है तो इसको 8 सप्ताह की उम्र में ना, उसको तो हम लगा रहे थे 1 दिन पे,
लेकिन इसकी अगर उम्र पूछे आपसे तो 8 सप्ताह है, और ये जो है उम्र भर के लिए, यानी इसको हम बोलते हैं आजीवन, है ना, आजीवन सुरक्षा इससे मिलती है। आजीवन सुरक्षा इस तरीके से मिलती है ना, जो R2B है इसको मुक्तेश्वर बोलते हैं, इसीलिए ना इसका नाम भी मुक्तेश्वर है। इससे क्या होता है कि आजीवन के लिए सुरक्षा मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मुर्गियों का चेचक। मुर्गियों का चेचक या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाउल पॉक्स, है ना, फाउल पॉक्स भी इसी को बोला जाता है। और इसका जो वो है रोग कारक है बोरोलियोटा एवियम है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मुर्गियाँ वगैरह होती है उनकी जो त्वचा होती है वो, है ना, ये 2-3 तरीके का होता है। इसमें जो त्वचा होती है वो सूखी सूखी पपड़ियाँ इसमें उतरती है। लेकिन इसकी एक विशेषता है, ये रोग क्या है कि जीवन में एक ही बार होता है। जो मुर्गी का जीवन काल है उसमें ये रोग सिर्फ एक बार होता है ना। इस रोग की हम बात करें तो ये एक ही बार होता है ना, जीवन में एक बार, जीवन काल में एक ही बार, दोबारा नहीं होता ये, है ना। पूरे जीवन काल में अगर हम बात करें मुर्गियों का चेचक या फाउल पॉक्स, तो ये कितनी बार होता है, ओनली एक ही बार होता है, दोबारा ये मुर्गियों में नहीं होता है। और इसके अगर रोग कारक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, क्या नाम है, बोरोलियोटा एवियम, है ना, बोरोलियोटा एवियम। इसका कभी कभी पूछा जाता है आपको रोग कारक के बारे में, तो इसका नाम याद रखे, क्या है, बोरोलियोटा एवियम। और ये तो आपको पता रखना ही है ना, इससे होता है ये, स्पेशली इस तरीके कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ये भी क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। किससे होता है, वायरस से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये चेचक कितने प्रकार का होता है। तो इसमें सूखी चेचक होती है जिसको त्वचीय चेचक बोल सकते हैं आप, है ना। उसके बाद आर्द्र चेचक भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट जो है इसकी थर्ड चेचक कौन सी है, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया तो सेकेंड है, सॉरी, और ये आपकी थर्ड है कोराइजा, है ना, कोराइजा चेचक है वो थर्ड है। अब हम एक एक की बात करें तो सूखी चेचक या त्वचीय चेचक। सूखी चेचक या त्वचीय चेचक में क्या होता है कि जो इसके जो भी स्किन है उसकी नाक वगैरह मुंह हो गया सब जगह से जो स्किन है वो हटने लगती है, यानी कि जो पपड़ियाँ कह सकते हैं आप उनको ना, पपड़ियों की तरह स्किन हटने लगती है। त्वचा है जो त्वचीय वाला है उसमें त्वचा के ऊपर यानी कि जो कलंगी चेहरे गलचर में आप कह सकते हैं उनमें क्या होता है, सूखी पपड़ी पड़ने लगती है, उसमें ना सूखी पपड़ियाँ पड़ती है इसके अंदर, सूखी चेचक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्र चेचक या इसी को क्या बोला जाता है, डिफ्थीरिया भी बोला जाता है। ये स्पेशली किसको करता है प्रभावित, ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली को, है ना। इसके बारे में अगर बात करें हम तो जो ग्रास नली होती है मुर्गी की उसकी म्यूकस झिल्ली को जो है आर्द्र चेचक प्रभावित करती है। मेनली आपको यही याद रखना है कि म्यूकस झिल्ली को ये इसका प्रभावित ज़्यादा होती है इससे म्यूकस झिल्ली, है ना। उसके बाद कोराइजा की बात करें तो कोराइजा क्या है, कोराइजा तो जो नासिका संक्रमण होता है मेनली, है ना। कोराइजा जो चेचक है उसमें क्या होता है कि नासिका संक्रमण होता है, यानी नासिका में अधिक संक्रमण इसमें होता है। त्वचा पैर चेहरे पर तो नॉर्मल लक्षण है ये वाला तो, है ना, जो ये त्वचा और पैर चेहरे पे ये नॉर्मल लक्षण है इस बीमारी का। और स्पेशली अगर कोराइजा का पूछा जाए तो आप जो है नासिका संक्रमण होता है उसको क्या बोलते हैं, कोराइजा चेचक बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उपचार की। उपचार में क्या है, जो घाव है उस पर क्या लगाते हैं, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, है ना, घाव पर सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। इसके बाद हम अगर वैक्सीन की बात करें तो पीजियन, है ना, पीजियन पॉक्स जो इसका वैक्सीन है, ये वैक्सीन का नाम आप याद रखें, कौन सा वैक्सीन है, पीजियन पॉक्स वैक्सीन। अभी आप थोड़ा उम्र का ध्यान में रखें, इसका 2-3 सप्ताह की उम्र पे, है ना। कब लगाते हैं तो ये नॉर्मल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 2-3 सप्ताह की उम्र पे लगाया जाता है। और ये प्रतिरक्षा का भी थोड़ा ध्यान रखना है, कितने टाइम तक प्रभाव रहता है। तो इसका जो प्रभाव है कितने महीने रहता है, 3 महीने इसका पीजियन पॉक्स वैक्सीन है, इसका 3 महीने तक प्रभाव रहता है। नेक्स्ट जो वैक्सीन है आपका वो कौन सा है, फाउल पॉक्स वैक्सीन, है ना। जो दूसरा वैक्सीन है इसका फाउल पॉक्स वैक्सीन, इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि कब लगाया जाता है और कितना प्रभाव रहता है। तो कितना है, 6 से 8 सप्ताह पे लगाते हैं इसको। और प्रभाव जो है ये इंपॉर्टेंट, इसका कब तक रहता है, उम्र भर तक रहता है ना। इस टीके का प्रभाव भी उम्र भर तक रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं खूनी पेचिश की। तो खूनी पेचिश में क्या होता है, ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ना। इसका दूसरा नाम की अगर बात करें तो कोक्सीडियोसिस, है ना। क्या होता है दूसरा नाम, कभी कभी खूनी पेचिश ना देके ये नाम दिया जाता है इसका, जो कोक्सीडियोसिस नाम है ये दिया जाता है। कौन सा नाम देते हैं, कोक्सीडियोसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि खूनी पेचिश से इसी को कोक्सीडियोसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, और जो इसके नाम से कोक्सीडियोसिस हमने नाम याद किया तो क्या है, कोक्सीडिया परजीवी द्वारा, है ना। ये नाम याद रखें आप, कोक्सीडिया परजीवी द्वारा। और अगर हम इसके लक्षण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि
जो मुर्गियां होती हैं उनमें रक्त रंजित दस्त होते हैं ना, रक्त रंजित, जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है खूनी पेचिश है ना। में क्या होता है, मुर्गियों को रक्त रंजित दस्त होती है और वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और उनके जैसे पंख वगैरह भी लटक जाते हैं, इस प्रकार से इसमें होता है। और इसके अगर हम कंट्रोल की बात करें तो क्या, जैसे हमारे जो पशुशाला वगैरह होती है उसकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए ना, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और एक जो है सल्फामीडिन जो होता है उसका भी इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक दो और लिख लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं इसमें। देखो एक तो होता है ल्यूकोसिस, एक रोग है आपका ल्यूकोसिस। ल्यूकोसिस किसी को पता है किस प्रकार का क्या है इसमें? ल्यूकोसिस जो है अंडे से चूजे में फैलने वाला है ना, ये आपको याद रखना, पूछते हैं कई बार, अंडे से चूजे में फैलने वाला रोग। अंडे से चूजे में फैलने वाला रोग। ये आपको पूछ लिया जाता है कि अंडे से चूजे में कौन सा रोग फैलता है ना, ये इंपॉर्टेंट रोग है, अंडे से चूजे में है ल्यूकोसिस फैलता है। एक हमने बात की थी ब्रूसेलोसिस है ना, इसको ये किसका उदाहरण है पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी, ब्रूसेलोसिस। ये जो है जन्मजात संक्रमण है ना, जो संक्रमण का अपन ने पढ़ा था इसमें संक्रमण हो जाता है, और जन्मजात संक्रमण का अगर आपसे पूछ ले कौन सा रोग है तो ये ल्यूकोसिस ही है। इसमें ये क्या होता है, गर्भपात हो जाता है ना, गर्भपात भी कहते हैं इसको। में जो है जन्मजात संक्रमण होता है। मेरेक्स जो रोग है वो किससे होता है, ये ध्यान में रखना है, वायरस से होता है ना। मेरेक्स रोग किससे होता है तो ये पूछते हैं, तो स्पेशली मेरेक्स रोग है वो वायरस जनित रोग है। और इसमें एक दो चीज़ें और लिख ले आप, क्या है ये, एक तो इसका उम्र का ध्यान रखना थोड़ा, क्या है 1 से 5 माह की उम्र पे है ना, ज़्यादा अधिक कब होता है ये, 1 से 5 माह की उम्र पे, 1 से 5 माह की उम्र पे अधिक होता है ना। ये टीका तो अगर आप पूछ ले तो मेरेक्स वैक्सीन है ना। मेरेक्स के लिए टीका पूछ ले तो मेरेक्स वैक्सीन ही है ना, इसी के नाम से टीका है। इसका अगर आपसे पूछे तो वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो बर्ड फ्लू है ये भी बहुत, मतलब जिसको आप कह सकते हैं बहुत खतरनाक बीमारी है ना। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है पक्षी बहुत जल्दी मर जाते हैं, लगभग आप देख ले 24 से 48 घंटे के अंदर पक्षियों की इसमें बर्ड फ्लू के अंदर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से आपके ये जो ये रोग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, धन्यवाद।